चंद्रकिशोर देव साफ लिखते हैं कि सरना धर्म कोड अव्यवहारिक है, नॉट प्रैक्टिकल। कहते हैं अगर हम सरना धर्म कोड देंगे तो दूसरे धर्म और संप्रदायों में भी इस तरह के कोड की सैकड़ों मांगे उत्पन्न होंगी। सरना धर्म कोड को इसी कांग्रेस पार्टी ने 11 फरवरी 2014 को खारिज किया था ट्राइबल मंत्रालय के पत्र से, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सब सरना धर्म कोड के नाम पर। कांग्रेस का पूरे तरीके से कैरेक्टर जो है सरना धर्म कोड पर एक्सपोज्ड है। और अच्छा किया आपने याद दिलाया, हम सरना धर्म कोड पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से कहते हैं कि वो माफी मांगे, क्योंकि पूर्व में क्यों उन्होंने आदिवासियों के जो फीलिंग्स थी उस पर कुठाराघात किया था सरना धर्म कोड को नकार करके। सरना जो मानने वाले हैं, हजारों वर्षों से जो पारंपरिक अपने रीति रिवाज को जिंदा रखे हैं आदिवासी, उनके हित में जो कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस को भी हमारी चुनौती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दम है तो कल कहिए झारखंड की धरती से कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उनको बाबा कार्तिक उरांव की सोच के अनुसार हम आरक्षण के सुविधा से बाहर करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि साहब कांग्रेस विश्व की और सबसे पुरानी दलों में एक है और हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है। सुचिता की राजनीति की बात करते हैं तो क्या खड़गे साहब माफी मांगिएगा जिस तरीके से एक मंत्री के सहायक के यहाँ पे 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। आलमगीर आलम के मुद्दे पे अगर कांग्रेस सुचिता की राजनीति करने का दावा करती है तो उनका इस्तीफा ले मल्लिकार्जुन खड़गे और जांच को फेस करने के लिए कहे। मित्रों, हमको पता है, हम सबों को पता है कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का झारखंड का 1 दिवसीय दौरा है। तो भाई हमारी मांग है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में और वर्तमान में गलत बयानियां की हैं, तो अपने झारखंड दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हम मुद्दे उठाने जा रहे हैं गलत बयानी के, इस पर वो माफी मांगे सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की तरफ से। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता करके नाना पटोले के उस वक्तव्य से पूरे तरीके से किनारा कर लिया और कहा कि साहब इसको तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और ये किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। ये बयान यही था। राम मंदिर में शुद्धिकरण हम करेंगे और ये हमारा वक्तव्य नहीं है। हमारे देश के सनातन धर्म के हमारे मुखिया शंकराचार्य जी ने इनके वक्तव्य को बार बार कहा है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर उड़ाना पड़ता है, ये विधियाँ होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, आपको साफ दिख रहा है नाना पटोले ये कहते हुए कि मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, और इसके पीछे जो वो वजह बता रहे हैं ना, ये सिर्फ हाथी के दांत है, हिडन एजेंडा इनका कुछ और है। अब आप टाइमिंग देखें, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जाती हैं राम मंदिर में, पूजा करती हैं, और उसके तुरंत बाद नाना पटोले का इस तरह का बयान आता है और वो प्रधानमंत्री जी पर भी प्रश्न उठाते हैं। और इसकी टाइमिंग देखें, इसका हिडन एजेंडा देखें। हमारा साफ मानना है कि जिस तरीके से नाना पटोले ने ना सिर्फ एक आदिवासी बेटी जो राष्ट्रपति है उनका अपमान किया, उनके जाने के तुरंत बाद 2-4 दिनों के भीतर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके कहा कि शुद्धिकरण करेंगे, बल्कि एक पिछड़ा का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है उसके बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी की। ये इनके पिछड़ा विरोधी और इनके आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग करते हैं कि अपने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के लिए झारखंड दौरे के दौरान वो माफी मांगे, और सिर्फ एक पिछड़ा और एक आदिवासी का अपमान नहीं किया, मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे साहब। और मंदिर का शुद्धिकरण का मतलब वो जो करोड़ों सनातनियों ने अभी तक मंदिर में जाके रामलला के दर्शन किए, ये सबको मान रहे हैं कि सबने गलत किया और सबके प्रति इनकी नफरत की जो भावना है ये उजागर हो रही है। और ये कांग्रेस का पहला वक्तव्य नहीं है। अगर आप सीक्वेंस देखें, 13 सितंबर 2007, रामलला काल्पनिक है, रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है, सीता मैया हनुमान काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था
इसके लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की ओर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, देश की आस्था और शौर्य के प्रतीक है। उनको काल्पनिक और कार्टून कैरेक्टर बता दिया कांग्रेस ने, एफिडेविट अंडर ओथ इन सुप्रीम कोर्ट। तो आप सोच सकते हैं इनकी राम के प्रति क्या सोच रही है। यही नहीं, जिस समय सुनवाई हो रही थी तो लगातार कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील थे कपिल सिब्बल, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो तारीख पर तारीख का खेल खेल रहे थे और वो कह रहे थे कि चुनाव से पहले इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हाई पावर्ड कमेटी ने कैबिनेट अफेयर्स के निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी डे टू डे सुनवाई का आग्रह करेंगे। डे टू डे सुनवाई का अनुरोध को माननीय चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया और सर्वोच्च न्यायालय में जोरदार तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा प्रभु श्री राम देश के 140 करोड़ जनता के शौर्य के प्रतीक है और ये कोई कार्टून और कोई ये कैरेक्टर नहीं है, ये इनका अस्तित्व था। तमाम प्रमाण दिए, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ। राम मंदिर में भी जब राम मंदिर निर्माण कमेटी ने कांग्रेस को ये निमंत्रण दिया तो कांग्रेस ने उसको नकार दिया और कहा कि नहीं साहब अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये कांग्रेस की श्री राम के प्रति सोच को दिखाता है, सनातनियों के प्रति सोच को दिखाता है। देखिए ये बदलता भारत है जहां एक इस्लामिक देश में एक बड़े सनातनी मंदिर की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। आप सबने तस्वीरें देखी थी और यहाँ राम जन्मभूमि पर कांग्रेस का नजरिया स्पष्ट हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस मुद्दे पर अविलंब माफी मांगे पूरे तरीके से कांग्रेस की ओर से। दूसरा, आज खबरें आई कि 14 मई को कांग्रेस के सीनियर लीडर मंत्री आलमगीर आलम को समन किया गया है ईडी के द्वारा। मीडिया में ऐसी खबरें आई। हमारा मानना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि साहब कांग्रेस विश्व की और सबसे पुरानी दलों में एक है और हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है। सुचिता की राजनीति की बात करते हैं तो क्या खड़गे साहब माफी मांगिएगा जिस तरीके से एक मंत्री के सहायक के यहाँ पे 35 करोड़ रुपए बरामद हुए और जो इनपुट्स मिल रहे हैं साहब उससे तो ये छापामारी लगातार जारी है। करोड़ों रुपए की रिकवरी हो चुकी है अभी तक और ये छापामारी का सिलसिला जारी है। और प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है, किसी मंत्री का जो निजी सचिव है जिसके बाद नोटबंदी के समय के 35 करोड़ उसके सहायक यहाँ से बरामद हो रहे हैं, उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, मंत्री जी को सम्मन किया गया, तो क्या इतना हिम्मत जुटा पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे कि एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगे वो इस्तीफा दें और जांच का सामना करें? लेकिन वो इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे इस पर संदेह है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारा ये भी प्रश्न है कि हिम्मत जुटाइए और देखिए प्रथम दृष्टिया इस राज्य की जनता, इस देश की जनता को लगता है कि ये जो पूरा पैसा का प्रकरण है इसके तार सीधे तौर पर मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े हैं। बहरहाल जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये जो प्रथम दृष्टिया संदेह है इसका नतीजा क्या होगा ये आपके सामने होगा। लेकिन मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ से 35 करोड़ होती है, देश दुनिया में झारखंड शर्मसार होता है। एक सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है और कांग्रेसियों का लॉजिक देखिए साहब, कच्चे का व्यापार था, कच्चे का पैसा था और अब कह रहे साहब इनकम टैक्स में उन्होंने अपना जितना डिफॉल्ट था वो दे दिया। अरे बेशर्मो शर्म करो, एनआईए भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है कि आखिर वो पैसा 351 करोड़ का कहां से आया। तो हमारा बड़ा प्रश्न है, आलमगीर आलम के मुद्दे पे अगर कांग्रेस सुचिता की राजनीति करने का दावा करती है तो उनका इस्तीफा ले मल्लिकार्जुन खड़गे और जांच को फेस करने के लिए कहें। उसके बाद ही हमारा मानना होगा कि क्योंकि ये रिकवरीज हुई है साहब, यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, रिकवरीज हुई है उनके करीबी एसोसिएट्स के नौकर के घर से, तो इसके तार सीधे तौर पर उनसे जुड़े होने का संदेह है। तो हमारा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब झारखंड आ रहे हैं तो इन सारे मुद्दों पर अपने विचार को जरूर स्पष्ट करें। कैसे नाना पटोले ने जो बयान दिया था एक आदिवासी राष्ट्रपति के दौरे के बाद कि मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी तो उसके लिए माफी मांगे। और जो आलमगीर आलम और जो इस राज्य सरकार में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, क्या कांग्रेस में हिम्मत है? कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरे नाटक करना बंद करो खड़गे साहब, अगर हिम्मत है तो कल घोषणा कीजिए कि हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते, लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे
क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर ये हम साथ साथ हैं का इनका नजरिया शुरू से रहा है और हमें नहीं लगता कि इस नजरिए में कोई फर्क आने वाला है। बहरहाल अगर इनमें हिम्मत है तो आलमगीर आलम से इस्तीफा ले और आगे चार्ज बढ़ाएं। जी देखिए, सरना कोड को लेकर तो हमने कभी मतलब इतना रंग बदलते किसी को कभी नहीं देखा। गिरगिट भी शर्मा जैसा जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक पत्र। ये पत्र है 22 अगस्त 2013 को हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी के द्वारा लिखा गया। 22 अगस्त 2013 को पत्र है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है और इसकी प्रतिलिपि तत्कालीन जो मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव, आदिवासी कल्याण मंत्री, उनको भी दी थी और कहा था साहब सुदर्शन भगत जी ने अपने पत्र में कि सरना धर्म कोड लागू करे और सरकार इसके लिए अविलंब कदम उठाए। देखिए ये जवाब भी यहाँ है। ये है जवाब वी किशोर चंद्र देव, मंत्री थे उस समय, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उनका ये जवाब है सरना धर्म कोड पर और ये तिथि है 11 फरवरी 2014। इस पत्र में वी चंद्र किशोर देव साफ लिखते हैं कि सरना धर्म कोड अव्यवहारिक है, नॉट प्रैक्टिकल। कहते हैं अगर हम सरना धर्म कोड देंगे तो दूसरे धर्म और संप्रदायों में भी इस तरह के कोड की सैकड़ों मांगे उत्पन्न होंगी। सरना धर्म कोड को इसी कांग्रेस पार्टी ने 11 फरवरी 2014 को खारिज किया था ट्राइबल मंत्रालय के पत्र से और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं साहब सरना धर्म कोड के नाम पर। आपने उस समय क्यों नकारा था और कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। तो ये कांग्रेस का पूरे तरीके से कैरेक्टर जो है सरना धर्म कोड पर एक्सपोज है। और अच्छा कि आपने याद दिलाया, हम सरना धर्म कोड पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे से कहते हैं कि वो माफी मांगे क्योंकि पूर्व में क्यों उन्होंने आदिवासियों के जो फीलिंग्स उस पर कुठाराघात किया था सरना धर्म कोड को नकार करके। और सरना धर्म कोड की बात करते हैं तो जो 1968 में बाबा कार्तिक उरांव ने वो बिल पेश किया था उसके लिए भी माफी मांगे जिसमें उन्होंने कहा था जिन आदिवासियों ने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए। इंदिरा गांधी ने 1970 में व्हिप जारी किया था कि बाबा कार्तिक उरांव जो उन्हीं के पार्टी के थे, बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने, कि इनके बिल को हराया जाए। बाद में वो बिल पेश नहीं करने दिया सरकार ने। तो ये एक्सपोज है जो हजारों वर्षों से जिन आदिवासियों ने अपनी परंपरा को जीवित रखा है उनको हक दिलाने की मांग बाबा कार्तिक उरांव ने 1968 में की थी। लेकिन कांग्रेस ने व्हिप जारी करके इसका विरोध किया था 1970 में। तो कांग्रेस का हाथ चर्च के साथ इस मुद्दे पर भी माफी मांगे। देखिए मैंने अभी आपको कांग्रेस का स्टैंड दिखाया कि कांग्रेस क्या कह रही थी 2014 में। मुझे बोलने दें कांग्रेस 2014 में क्या कह रही थी। लेकिन देखिए ये सरना धर्म कोड ना राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर इन्होंने यहां से पास करा कर भेजा तो हिमाचल प्रदेश में भी आदिवासी है संख्या में, वहां भी इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं भिजवाया। तेलंगाना में इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं भिजवाया। कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं भिजवाया। सिर्फ झारखंड के अकेले भेजने से शायद इस पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस क्यों घड़ियाली आंसू बहा रही है साहब। आपने तो सरना धर्म कोड को 11 फरवरी 2014 को रिजेक्ट कर दिया था। आप मुझे बोलने दें। मैं आपके जो ख्यालों की उड़ान है उसको सलाम करता हूँ साहब। आप सुरेंद्र मोहन पाठक को कंपटीशन दे सकते हैं। 2014 का पत्र है और ये 2024 का चुनाव है साहब। 2 चुनाव हो गए इसके बीच में और उसके बाद भी अगर आपको उस समय से इस नैरेटिव को जोड़ रहे हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मुझे बोलने तो दें, जवाब देने दें। और दूसरी बात, और कोई प्रश्न करना चाहता? झारखंड का प्रथम चरण है, कितनी उम्मीदें आपको? देखिए पहले चार चुनाव हो रहे हैं जिसमें इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि साहब यहाँ क्लोज फाइट है। खुटी में बहुत कम वोट से आ रहे थे, लोहरदगा में कम वोट से आ रहे थे, सिंहभूम हमारी कभी सिटिंग सीट थी, पलामू वो तो खैर ये अपनी सीट कभी गिनते ही नहीं। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में तमाम केंद्रीय नेताओं का और जो स्थानीय प्रत्याशियों का सभा और जो नुक्कड़ सभा हो रहा है और जो प्रत्याशियों को समर्थन मिल रहा है, हम 4-0 से पहले चरण में यहाँ पर लीड लेने वाले हैं। और ये हमारे 15-0 का लक्ष्य गांधी को इंक्लूड करके उसको पूर्ति के लिए ये पहला कदम होगा। जी आप ये कहते हैं कि
रही है कि जो पेशाब कांड हुआ था आदिवासी पे, उस पे पहले माफी मांग ले, हमको जहाँ बोलेगा वहाँ खड़ा होकर माफी मांग लेंगे। इस पे क्या है स्टैंड पार्टी का? देखिए, पेशाब कांड को तो कभी हम लोगों ने हमेशा उसकी निंदा की, दुर्भाग्यपूर्ण बताया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पांव धोए, अपने माथे पर लगाए। मुझे बोले, जब प्रश्न पूछते हैं तो कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें। और आपका दूसरा पहला पार्ट क्या था आपका, आपने क्या कहा था? हाँ, देखिए, सरना जो मानने वाले हैं, हजारों वर्षों से जो पारंपरिक अपने रीति रिवाज को जिंदा रखे हैं आदिवासी, उनके हित में जो कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस को भी हमारी चुनौती है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, दम है तो कल कहिए झारखंड की धरती से कि जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया उनको बाबा कार्तिक उरांव की सोच के अनुसार हम आरक्षण के सुविधा से बाहर करेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो भी हम आपकी फिर आज बात करेंगे और आपके प्रति सोच बदलेगी। लेकिन जो सरकार को चर्च ने क्रिसमस गिफ्ट बताया होगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कहने का हिम्मत जुटा पाएंगे, इसमें संदेह है। तो आप डीलिस्टिंग लाएंगे 24 में? मुझे लगता है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतना काफी था। सर एक सवाल है सर आपसे सर, देखिए सर, झारखंड बंटवारा जो है सर हो गया सर 24 साल, ठीक है सर, सबसे ज्यादा सर शासनकाल जो हुआ है सर झारखंड में बीजेपी किया है सर। ये कैसे आप बोलते हैं? मैं अभी आपको सिद्ध करूं, 12 वर्ष उनका भी सरकार में हिस्सा था। कैसे था? शिबू सोरेन जी 3 बार मुख्यमंत्री थे अलग अलग कालखंडों में। हेमंत सोरेन जी 2 बार मुख्यमंत्री थे, एक बार तो इस बार 4 वर्षों के लिए, इससे पहले 16 महीने के लिए। राष्ट्रपति शासन 623 दिनों का था जिस समय यूपीए की सरकार थी। मधु कोड़ा जी भी लंबे समय तक, लगभग 2 वर्षों तक काबिज थे शासन में, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस समर्थन करती थी। और हेमंत सोरेन तो खुद उप मुख्यमंत्री भी थे 2 साल से ज्यादा। तो ये जो 16 साल 18 साल का नैरेटिव रचते हैं ना बीजेपी के खिलाफ, ये गलत बयानी है और गलत नैरेटिव है। छत्तीसगढ़ का सर विकास हुआ, जिस तरह से उत्तराखंड का विकास हुआ सर, वहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, तो सर आप झारखंड को क्यों नहीं विकास किए सर? आपका केंद्र में सरकार रहा है, यहाँ भी सरकार रहा है, क्यों नहीं विकास हुआ सर यहाँ पे झारखंड में? देखिए, झारखंड का ये, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने देंगे। मैं कह रहा हूं कि झारखंड का दुर्भाग्य रहा कि शुरुआत में कोalition गवर्नमेंट रही। जब भी सरकार का विकास शुरू होता था, सरकारें गिर जाती थी। 5 वर्ष में रघुवर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक स्थिर सरकार दिया। उस समय झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, तमाम ट्राइबल सब प्लान की बात करें, तमाम मूल वासियों के लिए स्कीम्स की बात करें, पहाड़िया बटालियन की बात करें, आदिम जनजाति के लिए हम लोग हर घर उनके डाकिया योजना के अंतर्गत अनाज पहुंचाते थे। तो इन तमाम योजनाओं के जरिए झारखंड ने लंबी छलांग लगाई थी। लेकिन ये 4 साढ़े 4 वर्ष सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार में डूबा था। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in